नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हमारी अधिगम का जो सिद्धांतों की क्लासेज चल रही थी, तो आज हम पढ़ेंगे हल का पुनर्बलन सिद्धांत। और सिद्धांत हम देख चुके हैं, लेकिन बीच में थोड़ा व्यवधान आ जाने की वजह से क्लासें नहीं आ पाई थी। अब क्लासें फिर आपको आज से फिर से रेगुलर मिलेगी, है ना। तो आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रेट मेंस सभी के लिए क्लास उपयोगी होने वाली है। और जो सब इनकी तैयारी कर रहे हैं वो बंदे इन क्लासों को अच्छे से देखें, साथ के साथ में नोट्स बनाएं और साथ के साथ में याद करें, क्योंकि मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आपका रीड प्री में आपने देखी होगी, जितने मैंने 10-15 क्लासें डाली थी, तो सब कुछ इसके अंदर से ही आया था। तो आपको इनको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इनको अपनों जैसे दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, अपने मित्र है, तो उनके साथ इनको शेयर करें और उनको भी बोले कि आप यहाँ से पढ़ें और अपनी तैयारी को एक मजबूत आधार प्रदान करें। तो आज हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत में हल का पुनर्बलन सिद्धांत। अब 1-2 सिद्धांत और है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, है ना। तो अधिगम के सिद्धांत, लर्निंग ऑफ थ्योरीज, है ना, हल का पुनर्बलन सिद्धांत, और 3-4 सिद्धांत हम देख चुके हैं। अब देखो, हर सिद्धांत के उपनाम, प्रवर्तक, किस पर प्रयोग किया, है ना, और निष्कर्ष, ये मेन होते हैं। अगर आपको ये अच्छे से हर सिद्धांत के बारे में पता है तो फिर आपका सिद्धांत बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, है ना। और इस टॉपिक में से 4-5 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे रेट मेंस हो या रेट प्री हो, ठीक है। अब इस सिद्धांत के उपनाम देखो। उपनाम है प्रबलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, परिष्कृत सिद्धांत, ये इसके उपनाम है ना। यही नहीं कि हल का पुनर्बलन सिद्धांत, ये भी आ सकता है कि सबलीकरण सिद्धांत के जनक कौन है, यह परिष्कृत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो इन सब का जवाब हल ही होगा। इसके प्रवर्तक, इसका पूरा नाम है क्लार्क एल हल, क्लार्क एल हल, और ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका। इन्होंने प्रयोग किया था 1915 में चूहे पर। 1915 में चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था। इसका जो उद्दीपक है, तो उद्दीपक आवश्यकता है। इसका जो उद्दीपक है वो है आवश्यकता। इन्होंने बताया कि व्यक्ति जो भी कोई काम करता है वो अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए करता है, उसकी कोई ना कोई आवश्यकता अवश्य होती है। अगर आवश्यकता नहीं हो तो व्यक्ति काम नहीं करेगा। तो आवश्यकता को महत्व दिया है क्लार्क एल हल ने, ठीक है। अब आपको किस पर प्रयोग किया, ये कई बार पूछ लेते हैं कि चूहे पर प्रयोग किसने किया, कबूतरों पर किसने किया, कुत्ते पे किसने किया, है ना। तो आपको ये बस मैं यही चीज़ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ें मैं बता रही हूँ। अब फालतू का कचरा तो मैं देती नहीं हूँ, क्योंकि आपका भी नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट हो, याद करने में टाइम वेस्ट हो, तो ऐसा कचरा मैं नहीं देती हूँ। केवल जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल फैक्ट, बिल्कुल मक्खन देती हूँ मैं, ठीक है। अगला फिर है निष्कर्ष। क्या है? निष्कर्ष। तो देखो, आवश्यकता पूर्ति इस सिद्धांत का मुख्य तत्व है। क्या है? आवश्यकता पूर्ति। यह सिद्धांत अप्रत्यक्ष रूप से थॉर्नडाइक के प्रभाव व परिणाम नियम पर आधारित है। थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए थे, है ना। तो 3 नियमों में एक नियम था प्रभाव व परिणाम का नियम, है ना। तो ये प्रभाव और परिणाम के नियम पर आधारित है। थॉर्नडाइक का मानना है कि व्यक्ति उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता है। थॉर्नडाइक मानता है कि व्यक्ति जो भी अनुक्रिया करता है वो उद्दीपक को देखकर ही अनुक्रिया करता है। अगर वह उद्दीपक को नहीं देखेगा तो फिर वो अनुक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला निष्कर्ष है कि आवश्यकता पूर्ति हेतु उठाया गया प्रत्येक कदम प्राणी को पुनर्बलन देता है। कोई भी कदम अगर हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उठाते हैं तो वो चीज़ हमें पुनर्बलन देती है, यानी उसी काम को करने के लिए मजबूत आधार हमें देती है कि हाँ, आप दोबारा अगर वो काम करो तो डबल बल से करो, तो आप उसमें सफल हो सकते हो, है ना। और प्राणी क्रमबद्ध व्यवहार करता हुआ अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है।
यानी व्यक्ति क्रमबद्ध यानी तरीके से अगर कोई काम करता है तो वो अपने आवश्यकता की पूर्ति अवश्य कर लेता है। अगर आप रीट मेंस की कर रहे हो या रीट प्री फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड जिनकी भी कर रहे हो, आप एक रेगुलर तरीके से कर रहे हो। आपकी आवश्यकता क्या है कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अगर मुझे ये नौकरी मिल जाती है तो मेरा घर परिवार ढंग से चल सकता है, मैं ढंग की ज़िंदगी जी सकता हूँ या जी सकती हूँ, तो आपकी आवश्यकता है सरकारी नौकरी लगना। अगर आप उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्रमबद्ध व्यवहार करते हो, जिद्दी बनते हो, लगन उत्साह है और मेहनत से अगर तैयारी करते हो तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। इसलिए आवश्यकता पूर्ति के लिए कोई भी हम कदम उठाते हैं तो वो इसी ही सिद्धांत पर आधारित है। अगला है, यदि कोई क्रिया या आचरण व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करती है तो व्यक्ति उसे सीख लेता है। जैसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति थी फर्स्ट ग्रेड की जॉब लगना, अब आपने मेहनत की, लगन उत्साह जोश सबसे, और आपको अपना फल भी मिल गया, यानी आपको फर्स्ट ग्रेड की नौकरी मिल गई। तो आपने ये सीख लिया कि हाँ किस तरीके से पढ़ाई करने से मुझे नौकरी मिली है, तो फिर अगर आप और कोई एग्ज़ाम देते हो तो आप उसमें भी सफल होते हो, क्योंकि आपने सीख लिया कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ने से नौकरी मिलती है ना। तो आपने ये सीख लिया, यानी आपकी जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति के लिए आपने ये काम करना सीख लिया, है ना। अगला है, हल ने थार्नडाइक का जो एसआर सिद्धांत है उसको एसओआर सिद्धांत में बदल दिया। थार्नडाइक का सिद्धांत एसआर सिद्धांत कहलाता है और हल का एसओआर सिद्धांत कहलाता है, यानी इस एसआर को एसओआर में कन्वर्ट कर दिया। स्किनर के अनुसार सीखने के अब तक के जितने भी सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उनमें यह सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट है ना, बेस्ट है। जितने भी चाहे व्यवहारवादियों ने दिए हैं चाहे गेस्टाल्टवादियों ने दिए, जितने भी अधिगम के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं उनमें यह सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट सिद्धांत है, इससे बढ़कर और कोई सिद्धांत नहीं है ना। अगला है, हल का सिद्धांत थार्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत पर आधारित। थार्नडाइक का सिद्धांत है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत और अनुबंधन सिद्धांत है पावलोव का। इन दोनों सिद्धांतों पर आधारित है हल का आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, है ना। तो आपको इनको अच्छे से क्लियर कर लेना है, साथ के साथ में नोट्स बनाना है, याद करना है, बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना है। अगर आप पूरी शिद्दत से मेहनत करते हो तो आपको फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि कोई भी हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो वो त्याग मांगती है। आप किसी न किसी चीज़ का त्याग करो, अगर आप त्याग करते हो तो आपको फल अवश्य मिलता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सिद्धांत है टोलमैन का चिन्ह अधिगम सिद्धांत। इसके देखो उपनाम है सप्रयोजन व्यवहारवाद सिद्धांत, उद्देश्यपरक व्यवहारवाद सिद्धांत, संकेत अधिगम सिद्धांत और प्रतीक अधिगम सिद्धांत। चिन्ह, संकेत, प्रतीक, सप्रयोजन, उद्देश्य परक व्यवहारवाद सिद्धांत, ये सभी इस सिद्धांत के उपनाम है। इसके प्रवर्तक एडवर्ड चेस टोलमैन है जो अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। इन्होंने अपना प्रयोग किया था, वो किया था 1932 में चूहों पर, और इनकी पुस्तक थी परपोसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन 1932, है ना। अब इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? इससे पहले वाला सिद्धांत जो आपका हल्का था तो उन्होंने भी चूहों पर ही प्रयोग किया था, लेकिन उन्होंने 1915 में ये सिद्धांत दिया था और इन्होंने 1932 में ये सिद्धांत दिया है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है इस सिद्धांत से? अब निष्कर्ष ये निकलता है कि टोलमैन ने चूहों पर किए गए अपने प्रयोग के द्वारा यह प्रतिपादित किया कि जिन चूहों को भोजन नहीं दिया गया था उन्होंने भूल भुलैया के मानचित्र को खोज कर के जल्दी ही सीख लिया था कि प्राणी का जो व्यवहार होता है वो उद्देश्यपरक होता है, किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है।
ये चूहों ने ऐसा खोजा था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला निष्कर्ष देखो, वह अपने अनुभव के आधार पर उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए कुछ निश्चित संकेत, चिन्ह और प्रतीकों को पहचान लेता। यानी चाहे व्यक्ति कोई भी काम करता है, चाहे कोई जानवर, पशु कोई भी करता है, तो वो अपने अनुभव के आधार पर, है ना, अनुभव के आधार पर उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए कोई चिन्ह खोजेगा, संकेत खोजेगा या फिर प्रतीकों की खोज वह व्यक्ति करता है। अगला है, प्राथमिक स्तर के बालकों की पाठ्य पुस्तकों में संकेत, चिन्ह, प्रतीक और आदि का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। क्योंकि छोटे बच्चों की जो पुस्तकें आती हैं तो उनमें जैसे कोई भी मान लो, जैसे तितली की कहानी है, तितली के बारे में कुछ बताना चाह रहा है तो वो तितली का फ़ोटो देगा, है ना। जैसे हाथी है, इसके बारे में कुछ बताना चाह रहा है तो उसकी फ़ोटो देगा, है ना। तो जो चीज़ वो बच्चों को बताना चाहता है, उनके सामने प्रस्तुत करना चाहता है, तो उनकी फ़ोटो देता है, यानी मानचित्र वो उनके सामने प्रस्तुत करता है, ताकि छोटे बच्चे उस चित्र को देखकर एक उनमें एक जिज्ञासा का भाव उत्पन्न हो जाता है और वो सीखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इसलिए ये सिद्धांत उसी जो छोटे बच्चों की पाठ्य पुस्तकें हैं वो इसी सिद्धांत पर आधारित होती है। अब जैसे बड़े बच्चों की पुस्तकें आती है तो उनमें कोई चित्र नहीं दिया जाता है, यानी बहुत कम दिए जाते हैं, है ना। फिर अगला है, यह सिद्धांत शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाने पर बल देता है। यानी इसमें जो भी काम किया जाता है वो शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाया जाता है, वो इसी सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों के चारों ओर के वातावरण में ऐसे वातावरण या उद्दीपक प्रस्तुत करने चाहिए जिससे बालक के मन में सीखने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। यानी बालक को ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए उसके पास चारों तरफ कि वो कुछ ना कुछ उसके मन में सीखने के प्रति जिज्ञासु हो जाए वो व्यक्ति, है ना। अगर वो जिज्ञासु हो जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेगा, है ना। जैसे आपके मतलब कि आपकी जिज्ञासा है, आपको कोई प्रलोभन देगा कि हाँ जो फर्स्ट ग्रेड की जॉब लग जाते हैं या सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड में इतना पेमेंट है, तो आपकी जिज्ञासा हो जाएगी, हाँ यार मैं भी लगूँ, फिर मैं भी देखूँ कि हाँ मुझे इतना पेमेंट मिलता है, इतना ऐसा आराम करना पड़ता है, स्कूलों में जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ाते तो है नहीं या बहुत कम पढ़ाते हैं, है ना, मज़े ज़्यादा करते हैं, है ना। तो हाँ कि मैं भी ऐसी ऐसा आराम की ज़िंदगी जीऊँ। जहाँ मैं इस स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ 1-2 पीरियड तो शुरू में पढ़ाते थे, क्योंकि अगर प्रिंसिपल मजबूत होता है तो फिर उस स्कूल का जो डिसिप्लिन होता है वो अच्छा होता है। लेकिन जो प्रिंसिपल थोड़ा ऐसे नरम स्वभाव का होता है, इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर वहाँ तो फिर पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती गवर्नमेंट स्कूलों में। और जहाँ मैं जब पढ़ती थी गवर्नमेंट स्कूल में तो वहाँ का जो एक प्रिंसिपल थे राजवीर सिंह सर, है ना, तो इतने मतलब कि इतने डिसिप्लिन में रहते थे। खुद जब क्लासेस शुरू होती थी 7 बजे से स्कूल, तो वो 6:30 बजे ऑफिस में आ जाते थे, है ना। तो फिर टीचर भी उसी के अकॉर्डिंग 7 बजे से पहले स्कूल में आ जाते थे। मतलब कि प्राइवेट स्कूलों में जो माहौल होता था ना वैसा माहौल होता था उन सर की। और एक सर प्रिंसिपल सर थे वो थोड़े ऐसे नरम स्वभाव के थे, तो वो खुद भी थोड़े लेट आते थे तो फिर स्टाफ भी लेट आता था, है ना। तो ऐसा होता है। लेकिन जो हेड होता है अगर वो अच्छे होते हैं तो फिर वो स्कूल का माहौल थोड़ा ज़्यादा बढ़िया हो जाता है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।